जो बच्चे कनाडा अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, वो इन दोनों नामों से ज़रूर फ़ैमिलियर होते हैं। उनको पता होता है कि समहाउ थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि एसटीएस क्या होता है, नॉन एसटीएस क्या होता है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमाइमा इफ्तिखार फ्रॉम अपमार्क एंड आज हम डिस्कस करते हैं एसटीएस और नॉन एसटीएस के बारे में। जो बच्चे कनाडा अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, वो इन दोनों नामों से ज़रूर फ़ैमिलियर होते हैं। उनको पता होता है कि समहाउ थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि एसटीएस क्या होता है, नॉन एसटीएस क्या होता है। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम जो है कोई काउंसलिंग सेशन लेना होता है या वेरी फर्स्ट टाइम कनाडा के लिए कंसल्टेशन लेनी होती है, उनको ये समझ में नहीं आ रही होती कि अच्छा एसटीएस अगर पूरे साल की फ़ी क्यों डिपॉज़िट करानी है? लाइक हम जो इनिशियल डिपॉज़िट भी करा सकते हैं। इस तरह के जो कंसर्न्स हैं, आज इनको जो है क्लैरिटी से डिस्कस करते हैं और जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग एससीएस, नॉन एससीएस, उनको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, तो या डिस्कस करने से पहले थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि एससीएस और नॉन एससीएस है क्या। बेसिकली दोनों स्ट्रीम्स हैं वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च करने की, जो कि आपके पास कह लें कि ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आइदर आप एससीएस के थ्रू जाएँ या नॉन एससीएस के थ्रू जाएँ एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्चमेंट, अगर आप कनाडा में अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, अगर आपको कनाडा से स्टडी परमिट चाहिए, ठीक है। इन दोनों में जो मेजर आप कह लें कि डिफरेंस है ना, वो ये है कि एसटीएस इसके अगर हम देख लें, एसटीएस स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम एंड ये एक एक्सप्रेस एंट्री है जो कि मैक्स 20 डेज में आपको रिस्पॉन्ड कर देती है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम नॉन एससीएस को देख ले तो नॉन एससीएस जो है वो 3 से 4 माह ले लेती है। इवन सम टाइम मैंने इससे भी ज़्यादा टाइम लगते हुए देखा स्टूडेंट्स को। और उसके अलावा उसका रिस्पॉन्स तो बहुत ही स्लो है। अच्छा, इसके अलावा रिस्पॉन्स तो स्लो है ही है, उसके अलावा आपका जो वीज़ा रेशियो है, लाइक वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो है इन दिस स्ट्रीम, वो भी बहुत लो है, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कि आप एज कंपेयर टू एससीएस बहुत लो है। 2021 में जो एससीएस में आपकी थी वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट था, वो था 71% अकॉर्डिंग टू आईआरसीसी वेबसाइट, और जो नॉन एससीएस था वो अराउंड 42% था। अच्छा, इसके अलावा हमने रिस्पॉन्स रेट की बात कर ली। रिस्पॉन्स रेट की बात करें तो एससीएस नेक्स्ट 20 डेज में आपको रिस्पॉन्ड कर देता है और नॉन एससीएस 3 से 4 माह लगाते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके एसटीएस में ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं जाते और नॉन एसटीएस में आपकी डॉक्यूमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं ना एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगी। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देना, हालांकि अगर आप मेरी ऑस्ट्रेलिया की वीडियोस देखें तो मैंने वहाँ पे यही हमेशा आपको कहा हुआ है कि आप अगर डॉक्यूमेंट्स कभी एग्जाम्प्ट ना कराया करें, ठीक है, मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स दिया करें। इवन समहाउ ये कनाडा पे भी इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन क्योंकि कनाडा की जो साइकोलॉजी इन टर्म्स ऑफ इशूइंग वीज़ा वो थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए हम बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के साथ इसको जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, पॉइंट मेरा ये है कि ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देना भी नुकसान है। अब यहाँ पे मेरी दोनों बातें जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है ना। मैं ही कहती हूँ कि भाई डॉक्यूमेंट्स आप मैक्सिमम दिया करें, मैं ही कह रही हूँ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देना जो है वो नुकसानदेह है। अच्छा, इसमें मेरा सजेशन कह ले या मेरा ये बात करने का मकसद ये है कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपने एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स क्या देने हैं। ऐसे नहीं कि बस ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो। आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देते हैं और वो आपकी प्रोफाइल के साथ अलाइन नहीं कर रहा होता ना, तो ये कोई प्लस पॉइंट नहीं होने वाला आपकी तरफ से, पहली बात। अच्छा, पहली बात, और दूसरे नंबर पे आपको एक्चुअल में या जहां से भी आप प्रोसेस करवा रहे हैं उनको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि भाई आपकी प्रोफाइल, आपके टाइज, आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। अच्छा, हमने बात कर ली डॉक्यूमेंटेशन की, भी बात कर ली रिस्पॉन्स रेट की, भी बात कर ली वीज़ा इशूंस रेशो की। अगर हम बात कर लें तो एससीएस की मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू आईआरसीसी वेबसाइट 2021 में तकरीबन 70% के करीब था एसटीएस, और नॉन एसटीएस जो था वो तकरीबन 40% के करीब था। अच्छा, जो एसटीएस है ना वो 13 कंट्रीज के लिए, हाँ अराउंड 13-14 कंट्रीज के लिए इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो उन कंट्रीज के लिए इन्होंने लॉन्च किया था जहां पे हाई रिस्क है वीज़ा रिफ्यूज़ल। क्योंकि हम जैसी कंट्रीज जहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, जो चीज़ों को बाईपास करने की कोशिश करते हैं, जो वहाँ पे जाके प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं करते,
यहाँ से जाते अपना इनिशियल डिपॉजिट देते, वहाँ जाके अपनी स्टडीज कंटिन्यू नहीं करते। तो ये अगर आप जाके लिस्ट देखें ना, ये जहाँ वो हर कंट्री वहाँ पे ऐड है जिनकी वहाँ पे जाके प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं होंगी। देखिए आपको यहाँ पे स्टडी परमिट आपने लिया है कनाडा से, ठीक है, आपकी इंटेंशन वहाँ जाके पढ़ना है। अगर आपकी वहाँ जाके पढ़ना है तो प्लीज जाके पढ़ा करें भाई, वहाँ जाके ये ना किया करें कि यहाँ से इनिशियल डिपॉजिट दे दिया, वहाँ जाके अपना वीजा कैटेगरी चेंज करा दे। भाई पढ़ लें, उसके बाद जो मर्जी कीजिएगा। हर कंट्री तो ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट जो है वो ऑफर कर रही है, हर कंट्री। कनाडा कर रही है, यूएसए कर रही है, ऑस्ट्रेलिया कर रही है, यूके कर रही है। ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट को जो है आप जो उसके बारे में अवेयर हों, वो आप करने उसको अवेल करने की कोशिश करें, ना कि बस बस ऑब्जेक्शन ना बना लिया करें, यहाँ से भी चला जाओ, वहां जाकर भी जो है ना अपनी मर्जी की प्रैक्टिस करो। सो जहाँ पे हाई रिस्क था, वहां पे इन्होंने ये लॉन्च किया ये वाली स्ट्रीम, जिसमें उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स हाई कर दी। अब रिक्वायरमेंट्स हाई कर दी, इसको अगर हम देख लें कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स थी जो कि एसटीएस में नहीं थी, और सॉरी नॉन एसटीएस में नहीं थी और एसटीएस में आ गई। अच्छा, नॉन एसटीएस में आपने अपना सिर्फ इनिशियल डिपॉजिट पे करना होता है। लेट्स से अगर यूनिवर्सिटी की फीस 20,000 है, लेट्स से, तो उसमें से वो कहेंगे 5,000 पे कर दें या सेमेस्टर फी पे कर दें, दैट्स इट। ये आपकी नॉन एसटीएस में जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है जो यूनिवर्सिटी को पे करनी है। बट इन एसटीएस आपने अपने पूरे साल की फी डिपॉजिट करानी है। अच्छा, नॉन एसटीएस में ऑब्वियसली आपने बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है। जब भी आप लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई करते हैं, किसी भी कंट्री में, तो यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट योर फंड्स। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि आपके लिविंग एक्सपेंस, आपकी जो, अगर आप स्टडी परमिट या स्टडी वीजा या इस तरह से जा रहे हैं अपनी जो हाई स्टडीज के पर्पज के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो फी आपने पाकिस्तान में डिपॉजिट करा दी वो डिडक्ट करके जो रिमेनिंग फी है वो उसके ये आपने उनको बताना होता है कि भाई हमारे पास ये फंड्स हैं। आइदर इट्स कनाडा, इट्स यूएसए, इट्स ऑस्ट्रेलिया और यूके। लेकिन हर कंट्री है ना, उसकी आगे स्पेसिफिक जो प्रैक्टिसेस या कह ले रिक्वायरमेंट वो डिफरेंट है। अगर हम इसके बारे में बात करें नॉन एसटीएस कनाडा के हिसाब से, तो आपको उधर प्रोवाइड करनी पड़ती है। सिर्फ यही नहीं, आपको बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं। बट इन एसटीएस आपने सिर्फ अपना ब्लॉक अकाउंट बना लेना है, ठीक है, जिसको जीआईसी कहते हैं, बस 10,000 कैनेडियन डॉलर का। अगर आप वो प्रोवाइड कर देते हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। बट क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हैं, हम ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ के जो बच्चे हैं या इवन टूरिस्ट भी जो हैं वो बाहर जाके अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं करते, इसलिए हमें बेशक एसटीएस में अप्लाई कर रहे हो, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके पास फंड्स हैं तो अगर आप उनको वीज़ा पर्पज़ के लिए जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देंगे तो दैट वुड बी बेस्ट। अच्छा, फिर उसमें आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स की भी बात कर ली कि आपके जो एसटीएस में है वो कम डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं और नॉन एसटीएस में आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, इंग्लिश रिक्वायरमेंट, एकेडमिक रिक्वायरमेंट तो वो तो सेम ही रहती है, यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब आपको ऑफर लेटर आ गया, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ गया, अब आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ आपको जो है ना मेंशन करना चाहूँगी। आप एससीएस अप्लाई कर रहे हैं, आप आपके आइल्स में कितने बैंड है ये भी डिसाइड करता है कि आप एससीएस अप्लाई करें नॉन एससीएस अप्लाई करें। जिन बच्चों ने एससीएस अप्लाई करना है उनको फॉर श्योर 6 इन ईच चाहिए ही चाहिए, नो मैटर व्हाट, उनको 6 इन ईच चाहिए ही चाहिए। अच्छा, अगर आपके 6 इन ईच नहीं आते एंड आप कहते हैं मैं नॉन एससीएस में अप्लाई करने लगा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंग्लिश रिक्वायरमेंट, तो मैं आपको कहूँगी कि एक दफ़ा एक एक्सपर्ट एवेल्यूएशन करा लें अपने सर्कमस्टांसिस की और अपने टाइज की, और देखें जो जिससे भी आप कंसल्ट करें उससे पूछें कि आइदर मेरे चांसेस अच्छे हैं नॉन एसटीएस में कि नहीं, वरना पाकिस्तान में जो रिकमेंडेड है वो एसटीएस ही है। अच्छा, अब यहाँ पे कोर पॉइंट है, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं लाइक लाइफ साइंसेस के और हेल्थ साइंसेस के, ये पूरी दुनिया में ऐसे है, नॉट ओनली इन कनाडा बल्कि यूके में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी। वहाँ पे आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, मीन्स कि आपके 7 बैंड जो है वो आपको रिक्वायर्ड है। कुछ यूनिवर्सिटीज इवन 7.5 भी रिक्वायर्ड कर रही होती है, कुछ 6.5 भी कर लेती हैं, ठीक है। तो ये आप अगर तो आपने उस कोर्स की रिक्वायरमेंट को मीट करना है ना, लेट्स से कि हम देख लेते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 7 है
और हम 6 पे स्टक हो गए, मतलब 6 नीच तो आ गए बट हम 7 पे नहीं जा रहे। तो उसमें ये है कि जो ऑल्टरनेटिव टेस्ट यूनिवर्सिटी हमें कह रही है ना कि आप एक्सेप्टेबल है, लाइक हम डोलिंगो एक्सेप्ट कर रहे हैं या आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वैसे एक्सेप्टेबल मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी ऑल्टरनेटिव टेस्ट एक्सेप्टेबल है, हम जो है FOL के लिए वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वो उनको प्रोवाइड करके आपका जो है आपकी जो कोर्स की रिक्वायरमेंट है, अगर फिर उसमें ऑब्वियसली आपके उसी बैंड से के इक्विवेलेंट आपकी जो है ना वो स्कोर निकलेंगे। आइदर आप डोलिंगो प्रोवाइड कर रहे हैं, पीटी कर रहे हैं, तो खैर पीटी भी एक्सेप्टेबल है डेफिनेटली, कोई भी कर रहे हैं। अच्छा, आपने जो है वो प्रोवाइड किया, पीटी तो खैर पहले भी पहले एक्सेप्टेबल था नॉन STS में, अब STS में एक्सेप्टेबल हुआ है। आपने वो प्रोवाइड किया, प्रोवाइड करने के बाद अब अगर लेट्स से आपने डोलिंगो प्रोवाइड किया तो ऐसा नहीं होगा कि आपने वीजे के टाइम पे भी डोलिंगो ही प्रोवाइड करना, नॉट एट ऑल। वीजे के टाइम फिर आपका जो 6 नीच आया होगा वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही थी, एक वैसी केस सिनेरियो बनाकर, वरना यूजली बच्चे जो है नॉन उसमें ही जाते हैं, नॉन मेडिकल कोर्सेज, नॉन हेल्थ साइंसेज कोर्सेज में ही जाते हैं, तो उसमें फिर उनका जो है ना 6 नीच ले ही लेते हैं। जो कैनेडा एस्पिरेंट है ना, उसको पता है भाई मैंने 6 नीच लेने बिकॉज मैंने SDS अप्लाई करना है। और जो एक्चुअल स्टूडेंट, जेन्युइन स्टूडेंट है ना, वो उनको ये जो सारी बातें मैं बोल रही हूँ ऑलरेडी पता होती है। ये उन बच्चों के लिए जो वेरी फर्स्ट टाइम कंसल्टेशन लेते हैं, ठीक है, जिनको SDS नॉन SDS जो है समटाइम कॉल पे, क्योंकि हमें ऑनलाइन भी बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं, ऑनलाइन हम कंसल्ट भी कर रहे होते हैं, तो वो आप मतलब समटाइम ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि इतनी डिटेल से सबको जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते। ऑलमोस्ट इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं हमने तकरीबन सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। स्टिल आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क अस। आपको पता ही है, नंबर जो है डिस्क्रिप्शंस में लिखे होते हैं, प्लस यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडलर। ऑल्सो यू कैन विजिट आवर ऑफिस, जो कि सिर्फ और सिर्फ फिलहाल फैसलाबाद बेस्ड है, लेकिन बहुत जल्द ही हम फैसलाबाद से बाहर भी आने वाले हैं। सो आप ऑफिस विजिट करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे सारे काउंसलर्स जो हैं वो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी अवेलेबल होते हैं। मैं ये बात आपको दोबारा मेंशन कर रही हूँ कि सारे काउंसलर्स ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी अवेलेबल होते हैं। आपने जूम पे अपनी कंसल्टेशन करानी है, कंसल्टेशन लेनी है, या आपने अपना काउंसलिंग सेशन जो बुक करना है ओवर द कॉल करना है, यू जस्ट हैव टू टेक अपॉइंटमेंट, और जो भी टाइम आपका फिक्स होता है आप उनसे जो है अपना काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू STS, नॉन STS, स्टडी इन कनाडा और स्टडी अब्रॉड और व्हाटसोएवर, किसी भी कंट्री का, डेफिनेटली यू कैन अप्रोच अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।